अशोक रानी सुभद्रांगी के महल से निकलकर राजवन के लिए रवाना हुआ, जहां मानव भाग्य भी उसकी अगवानी करने को लालायित था। राजवन वो जगह थी जहां सभी राजकुमारों की शस्त्र परीक्षा होनी थी। रास्ते में उसे राजा बिंदुसार का मंत्री राधागुप्त मिल गया। राधागुप्त हाथी पर सवार होकर राजवन की ओर जा रहा था। उसने अशोक को अपने साथ बैठा लिया और इसी तरह हाथी पर सवार होकर राजकुमार अशोक दूसरे राजकुमारों से मुकाबला करने राजवन पहुंच गया। यहां थोड़ी ऊंचाई पर राजा बिंदुसार, उनके मंत्री राधागुप्त और राज ज्योतिषी आजीवक संप्रदाय के साधु पिंगलवत्स के बैठने की व्यवस्था की गई थी, जहां से वो सभी राजकुमारों का प्रदर्शन अच्छे से देख सके। राजा का आदेश मिलने के बाद एक एक करके राजकुमारों ने अस्त्र शस्त्र में अपनी महारत का प्रदर्शन शुरू किया। कुछ देर में अशोक की भी बारी आई। वो भी तलवार और ढाल लेकर मैदान में गए और उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया कि सभी देखने वाले हैरान रह गए। दोपहर में जब सूरज सिर पर चढ़ गया तो अशोक को भोजन के लिए अवकाश मिला। बाकी राजकुमारों से अलग हटकर अशोक वहीं जमीन पर बैठ गया। मिट्टी की एक साधारण सी हांडी में मां का भेजा हुआ भात खाने लगा। हाथी पर बैठकर राजकुमार का राजवन में आना हो, सबके सामने तलवारबाजी का असाधारण प्रदर्शन करना हो, या फिर जमीन पर बैठकर मिट्टी की हांडी में खाना खाना हो, इन सभी बातों पर राज ज्योतिषी और आजीवक संप्रदाय के साधु पिंगलवत्स की बारीक नजर थी। एक एक करके सभी 101 राजकुमार अपने युद्ध कौशल का परिचय दे चुके और उनकी महल वापसी का समय आ गया। परीक्षा का नतीजा जानने के लिए राजा बिंदुसार पिंगलवत्स की ओर देखते हुए उनसे पूछने लगे, गुरुवर, आप तो भविष्य को देख सकते हैं। आपने मेरे इन पुत्रों को भी देखा, इनकी योग्यताओं को परखा। अब आप बताएं कि मेरे बाद इनमें से कौन मगध का सम्राट बनने लायक है। राजा का प्रश्न सुनकर पिंगलवत्स अचानक चुप हो गए। सम्राट अशोक के जीवन पर लिखी किताब अशोकवदन के मुताबिक 101 राजकुमारों में से जो सबसे सामर्थ्यवान था वो राजा बिंदुसार का प्रिय नहीं था। इसलिए ज्योतिषी पिंगलवत्स को लगा कि अगर उन्होंने सच कहा और राजा को उनकी बात अप्रिय लगी तो उनकी जान जा सकती है। इसलिए पिंगलवत्स ने किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए एक तरकीब अपनाई। उन्होंने राजा को साफ साफ कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों इशारों में सब कह दिया। पिंगलवत्स ने कहा, महाराज, आज मैं भविष्यवाणी तो करूंगा लेकिन नाम नहीं बताऊंगा। भावी सम्राट के बारे में संकेत भर दे देना ही आप जैसे ज्ञानी को समझने के लिए काफी होगा। बिंदुसार को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया और कहा, जी आचार्य, आप जो उचित समझें वो करें, जितना आवश्यक समझें उतना ही बताएं। राजा की रजामंदी के बाद पिंगलवत्स ने राहत की सांस ली और अपनी लंबी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोले, महाराज, जिसकी सवारी सबसे श्रेष्ठ थी वही आपका उत्तराधिकारी होगा। राज ज्योतिषी की बातें सुनकर वहां मौजूद दूसरे लोग भी आश्चर्य से एक दूसरे की शक्लें देखने लगे और वहां मौजूद राजकुमार अपनी अपनी सवारियों के बारे में सोचने लगे। सभी को अपनी सवारी अच्छी लग रही थी। अशोक भी अपनी सवारी को लेकर सोच में पड़ गया। उत्सुकता सबके मन में थी, लेकिन सवाल केवल राजा बिंदुसार ने किया। वो बोले, गुरुदेव पिंगलवत्स, कुछ और संकेत दीजिए। राजा ने मामले को सुलझाने के लिए संकेत मांगा था, लेकिन पिंगलवत्स के जवाब ने उसे और उलझा दिया। उन्होंने कहा, महाराज, राजकुमारों में जिसका आसन सबसे श्रेष्ठ है वही आपका उत्तराधिकारी होगा। यह सुनकर एक बार फिर सभी दुविधा में पड़ गए। जो राजकुमार राजवन में ऊंचे आसन पर बैठे थे वो तो खुश हो गए, लेकिन अशोक के माथे पर चिंता की लकीरें और साफ हो गई, क्योंकि वो जमीन पर बैठा था। राजा बिंदुसार बार बार आग्रह करते रहे और साधु पिंगलवत्स संकेतों ही संकेतों में राजा के उत्तराधिकारी के बारे में बताते रहे। उन्होंने कभी खाने के बारे में कहा तो कभी खाने के बर्तन के बारे में। इस तरह परीक्षा बिना किसी स्पष्ट परिणाम के समाप्त हो गई। सभी राजकुमार नगर को लौट गए। शाम ढली तो राजकुमार अशोक सीधे अपनी मां सुभद्रांगी के पास उनके महल में पहुंचे। रानी सुबह से ही बेटे के वापस आने की बाट जो रही थी। अशोक के सामने आते ही रानी ने उस पर मानो प्रश्नों की बौछार कर दी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल था, बेटा अशोक, महात्मा पिंगलवत्स ने क्या भविष्यवाणी की?
अशोक की बुद्धि जैसे अभी तक भविष्यवाणी के संकेतों में उलझी हुई थी। उन्हीं के बारे में सोचते हुए उसने मां को जवाब दिया, मां, भविष्यवाणियां तो बहुत हुई, लेकिन महात्मा पिंगलवत्स ने किसी का नाम नहीं लिया। रानी ये सुनकर आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने अशोक से पूछा, नाम नहीं लिया? ऐसा क्यों? और अगर नाम नहीं लिया तो फिर भविष्यवाणी क्या की? पिंगलवत्स के संकेतों में खोए अशोक ने अपने दिमाग में चल रहे सभी प्रश्नों को जैसे अपनी मां के सामने रख दिया। अशोक ने कहा, मां, महात्मा पिंगलवत्स ने कहा कि जिसकी सवारी, आसन, भोजन, पेय और बर्तन सबसे उत्कृष्ट है, वही मगध साम्राज्य का उत्तराधिकारी होगा। रानी सुभद्रांगी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन यह सुनकर जैसे उनके चेहरे पर दुख साफ झलकने लगा था। लेकिन एकाएक तभी अशोक के चेहरे पर खुशी बिखर गई, मानो उन्होंने पिंगलवत्स के संकेतों की पहेली को सुलझा लिया हो। खुशी से चमकते चेहरे के साथ उन्होंने रानी सुभद्रांगी से कहा, माते, मैं हाथी पर सवार होकर राजवन पहुंचा था। विश्राम का अवकाश होने पर मैं धरती पर ही बैठा, वही मेरा आसन थी। अब धरती से ज्यादा समृद्ध आसन और क्या हो सकता है? ये कहते कहते अशोक की आंखों